हम्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिसर स्टडी। जैसा कि हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी के एंशिएंट आर एस शर्मा को कवर कर रहे हैं और आज हम इसके चैप्टर 22 हेड्स एंड हिज टाइम को कवर करेंगे। तो बिना समय गवाए इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हर्ष के राज्य के बारे में बात चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन के कार्यकाल के समय से पहले गुप्ता डायनेस्टी का राज्य था। वह करीब 160 ईयर्स तक रहा, मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी एडी तक रहा। और हुनों के आक्रमण के बाद उसकी जो डायनेस्टी थी, उसका जो किंगडम था, वह छोटे छोटे डायनेस्टी में बिखर गया और हुनों का राज्य उन सभी पर हो गया। उसके बाद हर्षवर्धन उन्हीं छोटे-छोटे राज्यों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य के रूप में उभर कर आया और उसने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई, जो कि हरियाणा में है। उसके बाद अपने भारत के दूसरे राज्यों में भी उसने अपने क्षेत्र का टेरिटोरी का एक्सटेंशन भी किया। हर्षवर्धन का कार्यकाल 606 से 647 एडी तक रहा। हर्षवर्धन ने अपनी पावर का सेंटर कन्नौज को बनाया। हालांकि पाटलिपुत्र भी को उसने इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन वो ज़्यादा हद तक वो इफेक्टिवली नहीं रहा, क्योंकि कन्नौज फॉर फ्रंट में था। पाटलिपुत्र में जो इनकम का साधन था वो ट्रेड और कॉमर्स था। जो भी वहाँ व्यापारी अपने प्रोडक्ट को बेचने आते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वो मनी स्कार्स होने लगी और वहाँ के जो ऑफिसर थे, उन्हें लैंड जमीन ग्रांट करना पड़ता था। सो धीरे धीरे वो जो पाटलिपुत्र थी वो अपनी इम्पोर्टेंस खो दिया और ये कारण है कि पाटलिपुत्र बैडली इफेक्टेड रहा। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज तो काफ़ी हद तक प्रोमिनेंस रहा और उसके बाद सेकंड हाफ सेंचुरी तक उसकी अच्छे खासे पॉलिटिकल प्रोमिनेंस हमें देखने को मिलती है। कन्नौज एलिवेटेड एरिया पर बिलोंग्स करता था, जिसके कारण वह उसे आसानी से उसकी किलेबंदी भी करना बहुत आसान हो गया था। हर्षवर्धन के कार्यकाल के बारे में, हर्षवर्धन का जो समय था, जो उसमें की जो अवधि थी, उसके क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार हुआ, उसके समय जो एक्टिविटी जो जिस प्रकार की हुई, इससे बेसिकली अगर जानकारी हमें मिलती तो कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें उसके दरबार में रहने वाले कवि बाणभट्ट से मिलती है, जिन्होंने एक हर्षचरित नाम की एक किताब को भी लिखा था। उसके अलावा मुझे चाइनीज़ पिलग्रिम ह्वेनसांग से भी मिलती हैं, जो कि 7th सेंचुरी एडी में भारत आया था। वह करीब 15 सालों तक भारत में रहा और उसने हर्ष के बारे में बहुत कुछ लिखा भी। हर्ष उत्तर भारत में एक अंतिम हिंदू शासक के रूप में रहा और उसने अपनी क्षेत्र का विस्तार राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे उत्तर भारत में क्षेत्र में किया, विशेषकर कश्मीर को छोड़कर। दक्षिण की तरफ बात किया जाए तो दक्षिण की तरफ नर्मदा नदी के तट तक उसकी सीमा बनी रही, क्योंकि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे हरा दिया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, जिसकी राजधानी बादामी थी और वह आज के समय में कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग्स करता है। अगर हम हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो उसकी जो शासन प्रणाली में जो सेना थी, बहुत बड़ी एक आर्मी सेना थी
और उसमें करीब 1 लाख घोड़े और 60,000 अ, हाथियाँ थे। खैर ये तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए, लेकिन विशेषकर इसे जान लेना ज़रूरी है कि उसकी सेना कितनी बड़ी थी। हर्षवर्धन समय-समय पर अपने प्राइज़्ड ऑफ़िसर्स को अम, ज़मीन भी दान में देता था और ये जो प्रोसेस था कि लोगों को ज़मीन दान में देने की जो एक प्रक्रिया, इसे विशेषकर हर्षवर्धन ने ही शुरू की थी। हर्षवर्धन को जो भी रेवेन्यू आता था, उसके विशेषकर वो 4 हिस्से करता था, जिसमें पहले हिस्से का वह राजा के ऊपर क खर्च करता, दूसरे हिस्से को स्कॉलर्स के ऊपर, तीसरे हिस्से को ऑफ़िशियल्स और पब्लिक सर्वेंट के ऊपर और चौथे हिस्से को धार्मिक कार्यों के लिए खर्च करता था। हर्षवर्धन के समय में मुझे एक और जानकारी मिलती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हो सकता है एग्ज़ामिनेशन में सीधे आ भी सकता है कि उसके समय लॉ एंड ऑर्डर वेल मेंटेन नहीं था। और विशेषकर ये जो फैक्ट है, ये हमें ह्वेन-सांग के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत से पता चलता है, जिसमें उन्होंने ये ज़िक्र किया था कि उसे कई बार लूटा भी गया था। ह्वेन-सांग भारत में 629 एडी में आया था और 45 एडी को भारत छोड़ चाइना चला गया था। वो भारत में बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट करने के लिए आया था, जो कि नालंदा में है। ह्वेन-सांग ने ये भी बताया कि पाटलिपुत्र जो था, वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन अवस्था में था और प्रयाग और कनौज जो थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए थे। उन्होंने बताया कि जो कि हमारा धर्म में 4 वर्ण थे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो उनमें भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर शूद्र एग्रीकल्चरिस्ट हो गए थे, हालाँकि जो अनटचेबल थे, उनमें कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। उन्हें अभी भी गाँव के बाहर ही रहने को कहा गया था। यहाँ तक कि जब वो टाउन में एंटर करते थे, तो उन्हें आवाज़ देकर आना पड़ता था ताकि लोग उनसे दूर रहें और उन्हें कोई टच ना कर सके। तो उनमें कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। बुद्धिज़्म और नालंदा के बारे में विशेषकर बात करें तो नालंदा महायान स्कूल का एक बहुत बड़ा सेंटर था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में जो बुद्धिज़्म था, वो 2 बड़े स्कूल में बँट गया था, महायान स्कूल और हीनयान स्कूल। तो जो नालंदा था, वो महायान स्कूल का एक बहुत बड़ा सेंटर था। 670 एडी में चाइनीज़ पिलग्रिम इत्सिंग भी भारत आया था और उन्होंने भी अपनी किताब, अपनी यात्रा वृत्तांत को भी लिखा था। तो इस तरह हमने देखा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा जो था, वो बहुत बड़ा एक मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट बन चुका था और हर्षवर्धन एक टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को फॉलो करता था। उसने प्रयाग में एक बहुत बड़ी ग्रेट असेंबली को भी अटेंड करवाया, जिसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया, जैसे कि प्रिंसेस, मिनिस्टर्स, नोबल पर्सन इत्यादि। तो यह लेक्चर इस तरह से समाप्त होता है और हमने विशेषकर देखा कि हर्षवर्धन का शासनकाल काफ़ी अच्छा खासा था। उसने अपनी सीमा का विस्तार उत्तर भारत में किया। उसके शासनकाल में वैशांग आए, साथ ही उसके जो दरबारी कवि बाणभट्ट थे, उन्होंने भी एक हर्षचरित नाम का एक किताब लिखा, जिसके द्वारा हमें हर्ष के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। हर्ष ने अपनी पॉलिटिकल सेंटर कन्नौज को बनाया था, है ना? तो सो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी लोगों ने इसको एन्जॉय भी किया होगा। तो अपने कमेंट्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें और सो फिर मिलते हैं। थैंक यू।